हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं DSSB PRT 2022 में जो 16 मार्च का पेपर था। तो 16 मार्च 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसका पार्ट भी हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष घटना चाहे तार्किक या कारण संबंध हो या नहीं को मानसिक रूप से जोड़ने की पूर्व संचलात्मक बच्चे की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये पारक्रमण होता है। जीववाद आपको पता है, वो वस्तु स्थायित्व वाली चीज़, मतलब स्थगित अनुकरण, दोहरा प्रतिनिधित्व, ये सारे बच्चे करते हैं। लेकिन जब हम विशेष घटनाएं कोई भी, चाहे उसमें इसका कोई रीज़न हो ना हो, बच्चा किसी चीज़ से रिलेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये जो बच्चे की सारी परिसंचलात्मक प्रवृत्ति होती है, हम इसको पारक्रमण बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सहभागी समूह बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार सीखने में मदद करते हैं। हाँ। माता पिता के एक दूसरे के साथ संबंध का बच्चे के पालन पोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल अप्रोच और कॉग्निटिव अप्रोच, तो दोनों ही हैं। जेंडर डेवलपमेंट में दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल अप्रोच भी और कॉग्निटिव अप्रोच भी। किस आयु तक बच्चे वृत्त, वर्ग और त्रिभुज जैसी आकृतियां बनाना शुरू कर देते हैं। 3 वर्ष तक। ठीक है, अगर आपको पता हो तो सबसे पहले जब बच्चों को सिखाया जाता है क्या सबसे बड़ा है क्या सबसे छोटा है, उसके बाद हम बच्चों को शेप्स बनानी शुरू कर देते हैं, शेप्स बतानी शुरू कर देते हैं। भले ही बच्चों को वो बनानी नहीं आती, लेकिन हम बच्चों को ओरली बताने लगते हैं कि अच्छा ये क्या है, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो ये बच्चे जो है खुद ही बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, विद्यालय के अधिकांश कार्य किस प्रकार की क्षमता का सम्मान करते हैं, विश्लेषणात्मक या कुशाग्रता। तो जो विद्यालय के मोस्टली काम होते हैं वो विश्लेषणात्मक होते हैं। ठीक है, तो केवल वन, क्योंकि कुशाग्रता तो मतलब वही ना, जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा काम मिलेगा, जो काम नहीं करता ये कोशिश नहीं करी जाती कि उसको काम सिखाया जाए, है ना। तो विश्लेषणात्मक जो है वो मोस्टली चीज़ों पर काम रहते हैं विद्यालय के, बहुत सारी चीज़ों पर, हर मतलब काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। प्री स्कूलर में उचित कैलोरी सेवन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों को माता पिता की खाने की आदतों का अनुसरण करना चाहिए। नहीं, माता पिता की खाने की नीड्स अलग हैं, बच्चों की अलग होती हैं। बच्चों को अपनी भोजन की प्लेट खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना कि हमने बच्चों की जितना चाहिए बच्चों के डाइट में हमने पूरा और भर दिया, मतलब हम बच्चों को ओवर ईट कराने के लिए फोर्स कर रहे हैं और हम बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि बच्चा वो खाए। सो दिस इज़ नॉट राइट। बच्चों पर को उन्हें दी जाने वाली हर चीज़ के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए ताकि वे अपने कैलोरी सेवन को स्वयं विनियमित कर सके। ठीक है, तो ज़रूरी है जो बच्चे हम जो चीज़ें दे रहे हैं बच्चों को, जैसे कि मैंने अभी लास्ट ऑप्शन में बोला कि बच्चों से हम फोर्स करें कि बच्चे वो खाएं ही खाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उसकी जगह अगर बच्चे को कुछ और खाना है तो हम बच्चों को वो दे सकते हैं ताकि उनका कैलोरी सेवन खुद ही विनियमित हो जाए। ठीक है, तो ये स्टेप ये ठीक है। बच्चों को समय पर खाना खिलाना जाना चाहिए, वो भी ठीक है, बट विनियमित करने के लिए सी है कि अगर हम बच्चों को मान लीजिए एप्पल खिलाना चाह रहे हैं, बच्चा नहीं खाना चाह रहा है एप्पल, तो उसकी जगह हम उसको कुछ और दे दें जो बच्चा खुद खाना चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें हम खिलाना चाह रहे हैं बच्चा वही खाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मध्य बाल्यावस्था के दौरान मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में सहयोग करने की क्षमता अधिक होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मध्य बाल्यावस्था की मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में अतरंग साझा करना अधिक सामान्य होता है। हाँ देखिए, जब मध्य बाल्यावस्था की एज होती है, जो सारी लड़कियां होती हैं वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं। आप सभी को पता है कि लड़कियों में लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ा अधिक तेजी से वृद्धि होनी शुरू होती है, मतलब जब वो लड़के, मतलब लड़कियों में जल्दी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिजिकली भी और मेंटली भी ज़्यादा जल्दी से चेंजेस आते हैं गर्ल्स में। तो उस टाइम तक क्या होता है, लड़का अपने वही टीमों में और इन सब में लगे रहते हैं, वहाँ पे उसमें लड़कियां क्या है अपना ग्रुप बना करके काफ़ी सारी चीज़ें शुरू करना स्टार्ट कर देती हैं, बातें करना, क्योंकि वो एक्चुअली वो चीज़ें फील कर रही होती हैं। जबकि लड़कों में क्या होता है, डेवलपमेंट काफ़ी धीरे धीरे होता है और लंबे समय तक चलता है। लड़कियों का 2 से 3 साल में पूरा हो जाता है, जबकि लड़कों का ये टाइम 5 से 6 साल का होता है, वो धीरे धीरे चलता रहता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय प्रबंधक अस्थायी रूप से कार्यशील स्मृति की क्षमता का विस्तार कर सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। जो भी हमारा केंद्रीय होता है, केंद्रीय प्रबंधक है बीच वाला, मतलब जो बीच में हम रखते हैं, और उसको वो हर तरीके से अपनी बातों को भेज सकता है। ठीक है, डायगोनल भी वर्टिकल भी, जिस तरीके से उसको भेजना है, ये सूचना को 2 अलग अलग सहायक प्रणाली यानी शाब्दिक और दृश्य में स्थानांतरित करके अस्थायी रूप से कार्यशील क्षमता का विकास कर सकता है। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है, मैनेजमेंट के ये 2 पॉइंट हैं बिल्कुल सही हैं। शिक्षक द्वारा भावनाओं की पहचान और प्रतिबिंब बच्चे को डैश में मदद करता है, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में या जिम्मेदारी को याद रखने में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में। अंतर्दृष्टि मतलब कि जो भी है, मतलब
बच्चे का क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है, वो कैसा उसको देखता है। जैसे अभी हम बच्चों को क्या फोर्स करते हैं कि हमें सिंपैथी नहीं लानी, एम्पैथी लानी है। बच्चों को हम ये ना सोचा अगर तुम्हें उसकी जगह चोट लगेगी तो बेटा आपको कैसा लगेगा, आपको कितना बुरा लगेगा, तो आप उसको एम्पैथी की तरह लाओ। तो इससे क्या होगा, हम बच्चों को एक अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से सोचा जा सकता है। तो इसलिए बच्चों को भावनाओं की पहचान करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षमता और कड़ी मेहनत के लिए बच्चों की प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, उससे बच्चा और भी ज़्यादा मोटिवेट होगा। जो बच्चे ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, सब कुछ करा है, ठीक है, तो अगर उसको उसका इनाम मिलेगा एक तरीके से, कितना अच्छा लगेगा। बच्चों को अच्छे ग्रेड के लिए पैसे या उपहार देना भारी प्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए, ये जो भी है, जब बच्चों की हम तारीफ करते हैं, क्लैपिंग करवाते हैं, ये सारे जो सोर्सेज हैं आंतरिक प्रेरणा में आते हैं। जब बच्चों को हम किसी चीज़ तरीके से कुछ नहीं दे रहे, ठीक है, ये ओरली हो रहा है, वर्बली हो रहा है, हम ताली बजवा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब बच्चों को हम सर्टिफिकेट देते हैं, पैसे देते हैं, प्राइज़ देते हैं, ये सारा बाहरी प्रेरणा होता है, ठीक है। ये इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है जब भी किसी के बदले कुछ दिया जाता है। तो दोनों ही कहीं यहाँ पे करेक्ट है। बच्चों में स्थायीदार 6 वर्ष की आयु में दिखाई देने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वास्तविक आत्म और दर्शन आत्म समान चीज़ें हैं? नहीं, बहुत अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म, जिसे हम आदर्श मानते हैं, वो कैसा है, और वास्तविक आत्म की वो उसमें कितनी, हमें कितनी चीज़ें हैं, क्या है, वो है। वास्तविक आत्म का अर्थ है वह व्यक्ति जो वह वास्तव में है। यस, करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है? आलू। तो देखिए, आलू से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मिठाई से नहीं, मिठाई में शुगर, मिठाई से नहीं मिलता। पास्ता में भी कार्बोहाइड्रेट होता है और गेहूं में भी तो होता ही है, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक अनुमान के बारे में सही है? सकर्मक मतलब सीधा सीधा, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी इधर उधर, मतलब डायरेक्ट। दो वस्तुओं के बीच प्रत्येक वस्तु का तीसरी वस्तु से संबंध जानकर संबंध जानना, ठीक है। एक आयाम के साथ वस्तुओं को क्रमबद्ध करने की क्षमता नहीं, वो वर्गीकरण है। रूप रंग से धोखा गिनने की क्षमता। तो सकर्मक अनुमान हमारा पहले ही है, जैसे कि ए बराबर बी, बी बराबर सी। तो इससे हमारा सकर्मक अनुमान क्या हो गया कि ए इक्वल टू सी। दो वस्तुओं के सेम जो रिलेशन है आपस में, उससे हम तीसरी वस्तु का संबंध निकालते हैं, तो ये हमारा सकर्मक अनुमान होता है। घने, आबाद और देखभाल करने वाले परिवार से आने वाले बच्चे डैश के शिकार होते हैं। कम आत्मसम्मान नहीं, वियोगज, दुश्चिंता विकार, बदमाशी, उच्च आक्रामकता। तो ये जो घने, आबाद और देखभाल करने वाले परिवार से बच्चे आते हैं ना, ये वियोगज, दुश्चिंता विकार से होते हैं। इसमें क्या होता है, इनको ना अपने पेरेंट्स का, घर परिवार छूटने का ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। जैसे जो बच्चे मान लीजिए मम्मी पापा, जिसका न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, सिर्फ मम्मी पापा है, वो बच्चे अगर स्कूल में आएंगे ना, वो ज़्यादा खुश रहेंगे। मतलब वो खुश रहेंगे कि उन्हें घर से आकर के यहाँ पे कुछ नई चीज़ें करने को मिल रही, नया सीख रहे हैं, वो बच्चे जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे होते हैं ना जिनके आसपास हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल रहता है उनकी चीज़ें पूरी करने के लिए, उनको नीड्स पूरा करने के लिए, एक नहीं है तो दूसरा खिला रहा है, वो बच्चे स्कूल में आके इतना जल्दी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं। जो छोटी सी उन्हें नीड हो, उन्हें भूख लगी हो, उन्हें सूसू जाना हो, तो वो इसको बताने की जगह ना रोने लगते हैं, क्योंकि स्कूल, घर में तो उन्हें सब फेस करना नहीं पड़ता, उनको ये सारी चीज़ें ले ली जाती हैं। तो बच्चों में एक तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई ऐसा सब हमें क्यों फेस करना पड़ रहा है। हालांकि ये सब स्टार्टिंग के पीरियड में ही होता है, जब बच्चा नया नया घर से अपना स्कूल आता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। और ऐसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए छुट्टी में पेरेंट्स लेने आते हैं, तो इतनी तेज भाग के पेरेंट्स के पास जाते हैं बच्चे, और मतलब रोने लगते हैं कि जैसे यहाँ पे उनको बांध के रखा गया था। तो ये सारा यही होता है कि उनको ये डर रहता है, मतलब दूर होने का। ये वियोगज, दुश्चिंता विकार इसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असंरचित खेलों की तुलना में अधिक दृढ़ आयोजित खेलों में बाल्यावस्था में मोटर विकास में बढ़त होती है। नहीं, असंरचित खेलों से नहीं, संचरित खेलों से होती है। ऊबड़ खाबड़ तथा लुढ़कने वाले खेल मुक्त असंरचित गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। हाँ, केवल सेकंड वो ठीक है। ऊबड़ खाबड़ लुढ़कने वाले खेल मुक्त, जिसमें कोई रूल्स नहीं है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बस हम खेल रहे हैं ऐसी, तो वो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आक्रमण है? लक्ष्य प्राप्त करने के साधन के रूप में किया जाने वाला आक्रामक व्यवहार, प्रकट आक्रमण, संबंध परक आक्रमण या नैमित्तिक आक्रमण। तो मनोवैज्ञानिक आक्रमण क्या है? संबंध परक आक्रमण। मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ये आपको पता है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथात्मक स्मृति है?
आत्मकथानक मतलब अपने से रिलेटेड ना। आत्मकथा क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी आपने देखा होगा, जो अपने जीवन की कथा खुद लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। तो जो अपने से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी वही हमारी आत्मकथानक में स्मृति है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट है, अपने स्वयं के जीवन में विशिष्ट घटनाओं की स्मृति। ठीक है, मान लीजिए कब हमारा रिजल्ट आया था, कब हमारी नौकरी लगी थी, कब मतलब जो हमारी लाइफ की स्पेशल चीज़ें होती हैं, विशेष घटनाएं, उनको याद करके रखना। हम रखना चाहते हैं, हमें याद करने से खुशी मिलती है। और ऐसा नहीं है, कुछ दुखी वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए किसी के फादर मदर का या ब्रदर सिस्टर का किसी का भी एक्सपायर हो जाना, या कुछ हमारा कोई बहुत क्लोज है उसका दूर हो जाना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम याद रखते हैं, चाहे अब उससे खुशी मिले दुख मिले, बट हम उनको याद करके रखना चाहते हैं। तो यही होती है आत्मकथात्मक स्मृति। जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो सामाजिक वातावरण में डैश में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, ढांचा निर्माण या शीतलता। तो ऑब्वियसली ढांचा निर्माण, इसको फोल्डिंग में उसको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया। व्यक्तिगत अधिगम के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छात्रों को लगभग हर दिन दत्त कार्य दिया जाना चाहिए। हाँ, हर एक क्लास के लिए फिक्स है कि इतने घंटे का तो मतलब आपको होमवर्क देना ही है। छात्रों के काम की निगरानी करते समय हस्तक्षेप से बचना चाहिए। हाँ, जहाँ पे आपको लगे ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पर टोको, इतना ज़्यादा टोका टाकी नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ठीक है। किस घटना के दौरान महिलाओं का मतदान देने का संघर्ष सुदृढ़ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये बहुत ज़्यादा चीज़ें चली थी। हालांकि आपने देखा होगा फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुई थी। ठीक है, फ्रांस की वो हम क्रांति पढ़ते हैं, और वहाँ पर जो महिलाओं को है वोट करने का अधिकार 1946 में मिला है। सोचो, हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, और जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो हमें आदमी और औरत दोनों को बराबर इक्वली दिया गया था। मतलब अलग से थोड़ी ना हमारे संविधान में महिलाओं को वोट करने का प्रावधान लाके दिया गया कि अलग से हमने डाला हो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं, वो तो इनबिल्ट था। जबकि हालांकि सबसे पहले क्रांति होने के बाद, सबसे पहले फ्री होने के बाद महिलाओं ने अपने वोटों के लिए लड़ाई करी, तब जाके उन्हें 1946 में वोट देने का अधिकार मिला औरतों को। सोचो तो कितनी बुरी हालत है ये देशों की। पहचाने की दी गई किन परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, रवि को भारी भार उठाने और लंबी अवधि तक काम करने के लिए मजबूर किया गया है, तो बिल्कुल इसमें भी हो रहा है। शीना को उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं नहीं मिली, तो भी उसके अधिकारों का उल्लंघन है। राधा विद्यालय से रोग अवकाश ले रही है, तो अवकाश मिल रहा है ना उसको, तो अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड में तो हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों में स्थायी शारीरिक विकलांगता है जो हमेशा बनी रहती है? तो प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशी दुर्विकास और बौनापन, ये मतलब जिंदगी भर ही रहता है। अब इसको हम कैसे कुछ तरीकों से थोड़ा सा उससे ओवरकम कर सकते हैं, कैसा आ सकता है, वो सारी चीज़ें आपको बुक में दिए गए हैं। बट ये स्थायी शारीरिक विकलांगता होती है जिसे एक्सरसाइज द्वारा या जो भी इसके रेमेडियल के द्वारा कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था में समूह कार्य संभव नहीं है? पंक्तियों में बैठे छात्र या छोटे वृत्तों में बैठे छात्र? नहीं, अपनी क्लास को आपने सर्कल में बांट दिया, वो अपना अच्छे से काम कर रहे हैं तो ही तो होगा, लेकिन फर्स्ट नहीं होगा। पंक्तियों में बैठे छात्र में नहीं आप ग्रुप काम करवा सकते ना। नेक्स्ट है, हमेशा विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं। कुछ छात्र जो अक्सर कक्षा में नहीं बोलते हैं और जो आमतौर पर बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार और प्रश्न विकसित करते हैं, तो वो चिंतनशील छात्र होते हैं ना, जो पहले सोच रहे होते हैं फिर बोल रहे होते हैं, तो वो चिंतनशील छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेक्ट? तो नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल, तो देखिए आपको पता है प्रोजेक्टेड मटेरियल और नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल, प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री होता है। प्रिपेयर्ड सामग्री मतलब तैयार सामग्री और अतैयार सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल, विजुअल मटेरियल, ये सारे होते हैं। सेंसरी मटेरियल कोई भी नहीं होता है, तो ये सेंसरी नॉट करेक्ट है। ठीक है, वैसे जो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है वो टोटल 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। इसको आप पढ़ोगे 507 या 6 में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने में डिटेल में मतलब पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के समान योग्यता समूहन का सही लाभ है? मतलब कि अगर हम बच्चों का सेम ग्रुप बनाएंगे, सेम ग्रुप मतलब जो समान, मतलब जो जैसे जो अच्छे बच्चे हैं अच्छे बच्चों का साथ ग्रुप बनाएंगे, तो समान योग्यता समूह का हमें सही लाभ क्या है? गणित और भाषा जैसे विषयों में समूह गतिविधियों के लिए प्रभावी, तो जो लैंग्वेज होती है, मैथ्स होती है, जैसे कि उस समय हमें जो ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली छात्र अपनी गति से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए हमने हर इंटेलिजेंट बच्चे का ग्रुप बना दिया, स्लो लर्नर्स का बना दिया, और जो थोड़े से वीक बच्चे हमने उनका बना दिया।
तो हर कोई अपनी इस हिसाब से पढ़ेगा ना। अगर मान लीजिए मैं ज़्यादा अच्छे बच्चे को छोटे बच्चे के साथ ग्रुप बना रही हूँ, कम मतलब स्लो लर्नर के साथ, तो क्या होगा कि जो बच्चा हमारा पढ़ने में अच्छा है ना, उसका कहीं ना कहीं जो थोड़ी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम उसको बोलेंगे कि आप उस बच्चे को भी साथ में लेके चलो, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी कि छात्र अपनी गति से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेम योग्यता का ग्रुप बनाएंगे तो सबको सेम बराबर का कंपटीशन मिलेगा उसी तरीके का, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ऑप्शन ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। एक बच्चे को किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अभी देख लीजिए कितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, जैसे जो सेंट्रल स्कूल होते हैं NVS KVS AWS, तो इनमें तो ट्रांसफ़र ही होता है। जैसे पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होगा, बच्चे का ट्रांसफ़र तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना उसके बिहाफ पे। लेकिन कुछ जैसे जो स्टेट होते हैं, मान लो दिल्ली के अंदर, राजस्थान का राजस्थान के अंदर, तो भी अगर बच्चा मान लो इधर से उधर कहीं जाने लगता है तो वो स्थानांतरण की बिल्कुल मांग कर सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल मांग कर सकता है, तो ये सही नहीं है। बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बिल्कुल, 1 से लेकर 8वीं तक उनकी कोई फीस नहीं लगती। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष का प्रत्येक बच्चा शिक्षा के लिए पात्र है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ऑप्शन इसका गलत है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को ध्यान में रखते हुए कैपिटेशन फीस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कैपिटेशन फीस जो लगाई जाती है बच्चों को, तो उसमें बताना है हमें कि कौन सा ठीक है। कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करने पर लगने वाला जुर्माना कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई स्कूल 100 रुपये लगा रहा है तो वो 10 गुना तक बढ़ा सकता है, यानी 1000 रुपये तक उसको कर सकता है। एक बच्चे को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन करना भी ठीक है, तो दोनों ही कैपिटेशन फीस के अंदर आता है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे एक बहुआयामी अवधारणा माना जाता है। हाँ, इसमें विद्यालय रूपांतरण की प्रक्रिया और बच्चों के अधिकार और शिक्षा तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उग्र राष्ट्रवादियों के संदर्भ में सही है। ठीक है, मतलब आपको पता है ना, कांग्रेस दो दल में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, तो गरम दल के बारे में कौन कौन सा सही है, ठीक है, हमें वो बताना है। उनमें से सबसे प्रमुख बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। तो ये तो हम बोलते ही हैं, जो गरम दल होते हैं उसमें 3 मेन थे, लाल पाल बाल, तो तीनों यही हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्य ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल ठीक है। उन्हें जन कार्यवाही में विश्वास नहीं था, नहीं ये गलत है, उन्हें बिल्कुल जन कार्यवाही में विश्वास था। बट हम ये कह सकते हैं कि जो नरम दल के लोग थे उन्होंने इस तरीके से उनके ऊपर मतलब दबाव बनाया कि वो उनमें से कोई भी इसमें से कोई भी लीडर नहीं बन पाया उस टाइम पे, लेकिन बाकी ये सबको लेकर के चलने में बिल्कुल विश्वास रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है श्रवण बाधित छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक उपकरण आवश्यक है। ऑप्टिकल सहायता, बैसाखिया, व्हीलचेयर या संचार बोर्ड। तो संचार बोर्ड। एक अनुकरण के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक आदर्श के अवलोकन के परिणाम स्वरूप नया व्यवहार प्राप्त करना आदर्शीय प्रभाव है। प्रकटीकरण प्रभाव का एक उदाहरण सामूहिक व्यवहार है। ना तो देखो पहला ठीक है, ना तो सेकेंड ही ठीक है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इसमें से पूछे कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है, मतलब दोनों सही हैं एक्चुअली, लेकिन हमें लगाना पड़ेगा ना ही 1 ना ही सेकंड, क्योंकि एक आदर्श के अवलोकन के परिणाम स्वरूप नया व्यवहार प्राप्त करना ये आदर्शीय प्रभाव होता है, ये भी ठीक है और अगला भी ठीक है। तो अभी हम इसमें से पूछे सही नहीं है, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं तो वो क्या होगा, ये सही नहीं है, जबकि नहीं, ये आंसर क्या है, ना ही 1 ना ही सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना डैश में वर्ष से शुरू की गई थी। 2009 से 2010 में शुरू की गई थी। 11वीं एडुकेटर कैवलेट्री के सैनिकों को कब निरस्त किया गया था, तो 1 अगस्त 1857, 1 अगस्त 1857 या 1 अगस्त 1857 में सैनिकों को निरस्त किया गया था। सहायक तकनीकी स्वीपास्टिक्स एक आभासी अनुकूल माउस है। ठीक है, ये माउस है, नाम याद रखना आप इसका। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एकीकरण योजना को डिजाइन करने के लिए व्यवस्थित मॉडल के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। प्रौद्योगिकी का उपकरण करने के लिए तर्क और कार्यान्वयन के लिए रणनीतियां, तो दोनों ही हमें चाहिए। सूचना और संचार ICT के लिए, तो दोनों ही ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त महिलाओं का संकेतक है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र, सामाजिक परिवर्तन में भाग लेना। तो देखिए, जब भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये थोड़ी है कि बस हम अपने हक के लिए चिल्लाएं कि हमें अधिकार दो, नहीं।
हम कैसे बताएंगे कि विमेन को एम्पावरमेंट मिल रही है? तो या तो जब वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, किसी तरीके से किसी पर डिपेंड नहीं, और सामाजिक परिवर्तन में भाग लेंगी, इट मीन्स कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो दोनों ही सही आंसर है। इकाई नियोजन का कार्य निर्धारित पाठ्यक्रम सामग्री में से उचित इकाइयों के गठन के साथ शुरू होता है। निम्नलिखित में से किस विषय को भारत के प्राकृतिक संसाधन नामक एक इकाई में संयोजित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, भारत के जो प्राकृतिक संसाधन है वो जल संसाधन भी होता है, खनिज संसाधन भी होता है, भारत के वन संसाधन भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जो संचार के आधुनिक साधन है वो तो नहीं होते ना हमारे प्राकृतिक संसाधन, है ना। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के इसको आंसर आराम से करा जा सकता है ना। तो डिसिप्लिन थर्ड, यहाँ से क्षमता, वह क्षमता जो बच्चों को सहजता के साथ बोलने, पढ़ने और लिखने एवं खुद को व्यक्त करने में सक्षम बनाती है, डैश को कहा जाता है प्रवाहिता या बुद्धिमत्ता। तो ऑब्वियसली बुद्धिमत्ता। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी क्लास का बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, लेकिन वो बहुत इंट्रोवर्ट होता है, वो बोल नहीं पाता। हम उससे पूछेंगे, वो ओरल में परफॉर्म नहीं कर पाता, वो सुना नहीं पाता, लेकिन अगर हम उसको रिटर्न लिखने के लिए देते हैं तो वो बहुत अच्छा करता है। ठीक है, कभी कभी अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाता। तो इसमें बोला है कि जब इसमें बच्चा ढंग से बोल पाए, पढ़ पाए, लिख पाए, खुद को व्यक्त कर पाए, तो ये प्रवाहिता होती है कि बोलने में बच्चा कितना फ्लुएंट है, कितने प्रवाहिता के साथ वो बोल पा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभिगृहित को आधार कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, वो बेसिक होता है हमारी मैथ्स में। किसी भी चीज़ के लिए ना अभिगृहित को सबसे पहले माना जाता है। पहले सिद्ध किए गए कथन को आधार कहा जा सकता है। हाँ, जो चीज़ ऑलरेडी सिद्ध हो चुकी है उसको ही तो हम अभिगृहित बोलते हैं, और उसको हम आधार बोल रहे हैं। तो चीज़ पहले सिद्ध हो चुकी है यानी वो आधार है। अब जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है ना, अब तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम इसके ऊपर काम थोड़ी कर रहे हैं, ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, ये बेस है जिस बेस का हम यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों ही कथन ठीक है। प्रकृति आकृति चाहे उसका आकार कुछ भी हो, डैश के गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री। ठीक है, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं ना। 720 डिग्री ये कहाँ लेके जाएंगे? 360 डिग्री का पूरा एक राउंड होता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत ही सिमेट्री हमें चाहिए होती है। तो 0 डिग्री से 360 डिग्री यही हो सकता है। किसी देश में मीडिया, प्रशासन, न्यायपालिका और औपचारिक शिक्षा की भाषा को मानक भाषा बोला जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली। अब देखिए, जैसे कि अभी हम अपने फ्रेंड से बात करते, तू कैसी है, तू क्या कर रहा है, तू कहाँ पे है, तू क्या कर रही है, तो हम लिख नहीं सकते ना, हम इसको किसी से औपचारिक भाषा नहीं बना सकते। तो जिसमें भी औपचारिक भाषा वो होती है जिसमें हमारा मीडिया काम करता है, प्रशासन में जो लेटर, नोटिफिकेशंस वगैरह सब आते हैं उस चीज़ में आते हैं, वो हमारी वहाँ की मानक भाषा होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT वातावरण में शिक्षकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्देशों का समर्थन करने के लिए मल्टीमीडिया सामग्री बनाना, शैक्षिक सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन करना, निर्देशों का समर्थन करने के लिए हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना। तो तीनों ही मतलब ठीक है, तीनों ही ठीक है। खोज अधिगम पद्धति कई सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा वह सिद्धांत नहीं है? तो अगर आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं इसके। ठीक है, अभी आप बुक में पढ़ोगे ना, ही उसमें ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उसमें गतिविधि का सिद्धांत भी है, विकल्प खोजने का सिद्धांत भी है, और जो हमारे उद्देश्यपूर्ण अनुभव होते हैं उनको यूज़ करने का सिद्धांत भी है, लेकिन उसमें आकलन और मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी के पठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अंग्रेजी को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या ठीक है? शिक्षक को अंग्रेजी के शिक्षण को आरंभ करने में तेज होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, बहुत आराम से कराना चाहिए। फिजिकल हैंड रिस्पॉन्सेस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम से स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो पहला तो गलत है। प्रारंभ में शिक्षक को अंग्रेजी में निर्देश देते समय आंगिक अभिनय का उपयोग करना चाहिए। वही जो मैंने आपको बोला ना, फिजिकल रिस्पॉन्स करना चाहिए, वही आंगिक अभिनय। वही जैसे कि मैं बच्चों को बोलना चाह रही हूँ कि खड़े हो जाओ, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगी स्टैंड अप, तो मैं बच्चों को क्या करूँगी, हाथ से इशारा करूँगी खड़े हो जाओ। मतलब अब मैं हाथ से करके दिखा रही हूँ, बच्चों को ये नहीं पता स्टैंड अप का मीनिंग क्या है, लेकिन मैं हाथ से इशारा कर रही हूँ तो बच्चे खड़े हो रहे हो। और नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टैंड अप बोलूँगी वो बिना हाथ का मेरी मुद्राएं देखे वो खड़े हो जाएंगे। कम इन, गो आउट, शट अप, क्लोज, ओपन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस तरीके से बच्चों को करा सकते हैं और बच्चे फिर इससे यूज्ड हो जाएंगे। तो सेकंड बिल्कुल ठीक है। कमज़ोर लेखन कौशल, जिसमें कमज़ोर मोटर कौशल और नियोजन शामिल है, इसको हम डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। ठीक है, लिखने में दिक्कत रहती है बच्चों को, बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है, शब्दों की बनावट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो डिस्प्रैक्सिया होता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। दूसरी भाषा के संपर्क में जितना समृद्ध होगा उतनी अधिक संभावना है कि हम उसे ग्रहण कर लेंगे, ऑब्वियसली। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ कि
गुजरात में बच्चों को हिंदी, हम स्कूल में हिंदी बोलते हैं, बच्चे हिंदी में भी बात करते हैं, बहुत अच्छे से हिंदी में बात करते हैं। साथ में बच्चों को गुजराती भी इतनी फ्लुएंटली आती है, मतलब देखिए गुजराती तो आनी ही चाहिए क्योंकि इनकी मातृभाषा है, घर में गुजराती बोली जाती है, लेकिन हिंदी भी इतनी बढ़िया बोल लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे क्लास में अलग अलग तरीके से दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो इसमें यही है कि बच्चे इतनी अच्छी तरीके से दूसरी लैंग्वेज बहुत आराम से सीख जाते हैं। तो दूसरी भाषा के सबक में जितना समृद्ध होगा उतनी अधिक संभावना हम उसे ग्रहण कर लेंगे। पहली भाषा में उपलब्ध भाषा समृद्ध वातावरण दूसरी भाषा में हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, वो तो बात देखो बिल्कुल ठीक है। जितनी हमें पहली लैंग्वेज हमें जितना ज़्यादा सीखने को मिलता है, उस तरीके का एनवायरनमेंट हमें किसी दूसरी तीसरी चौथी लैंग्वेज में मिल ही नहीं सकता है। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्यामिति अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और पूछताछ विकसित करने का प्राकृतिक तरीका है। ज्यामिति स्थानीय संबंधों के अध्ययन से बहुत अलग है। तो पहला ही कथन बिल्कुल ठीक है, ज्यामिति स्थानीय संबंधों के अध्ययन से बहुत अलग नहीं है। ज्यामिति का अर्थ ही है ज्यामिति, मिति मतलब मापना, ज्यामिति जमीन यानी जमीन को मापना। तो स्थानीय संबंध से रिलेटेड तो ये है ही, तो इसमें से केवल वन ही ठीक है। वह घटना जो सबसे अधिक बार देखी जाती है अर्थात जिसके मान की उच्चतम आवृत्ति होती है डैश को बहुलक कहा जाता है। आपको पता है ना, जो जितने भी हमारे पास डेटा दिए गए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो हमारा मोड होता है, बहुलक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहानी को दोबारा सुनाने से बच्चे कहानी की भाषा से परिचित हो जाएंगे। हाँ, कहानी को दोबारा सुनाने से बच्चे विभिन्न तरीकों से भाग ले सकेंगे। हाँ, वो भी अपनी तरफ से बताएंगे, अच्छा अब ये हुआ, अब ऐसे हुआ था, अब ये था ना। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है। छात्र अधिगम के रचनावादी उपागम में सक्रिय रूप से अपने ज्ञान के स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं ज्ञान के निर्माण पर लक्ष्य साधती है? एक दूसरे से प्रश्न पूछना, कहानी का अर्थ निकालना। तो दोनों से ही हम बता सकते हैं कि बच्चे अपने स्वयं का ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुसंधान से पता चलता है कि हम में से कई लोगों के लिए भाषण को समझने और उत्पन्न करने की क्षमता मस्तिष्क के दाएं अर्धगोलार्ध में मौजूद होती है। नहीं 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 नहीं, दाएं में नहीं बाएं में होती है। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि जो बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं तो हम उनको कहते हैं कि तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डेवलप होगा, और जो बच्चे लेफ्ट से लिखते हैं हम उनको कहते हैं तुम्हारा राइट ब्रेन ज़्यादा होगा। तो अभी ये भाषण को समझने उत्पन्न करने वाली क्षमताएं बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि दाएं अर्धगोलार्ध में मौजूद होती है। नहीं, ये होती है हमारे बाएं अर्धगोलार्ध में। जो हमारा दाएं अर्धगोलार्ध होता है इसमें हमारा म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें होती है, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, वो वाली सारी चीज़ें होती है हमारी। तो जो बच्चे लेफ्टी होते हैं तो मोस्टली उनको बोला जाता है तुम बहुत क्रिएटिव हो गए, और जो राइट हैंड से लिखते हैं तो उनका ये समझना, भाषा, लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होती है। तो ये बाएं अर्धगोलार्ध में स्थित होती है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। सेकेंड है, अनुसंधान से पता चलता है कि शरीर के दाएं और अनुभव की गई किसी भी चीज़ को मस्तिष्क के बाएं अर्धगोलार्ध में संसाधित किया जाता है। ऑब्वियसली देखो सबका आपस में कोरिलेशन है ना, स्पेशली ब्रेन का तो हमारी पूरी बॉडी से है। तो सेकेंड बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्स्ट गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दशमलव पर एल्गोरिथम को समझने के लिए स्थानिक मान निरूपण समझ की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली अगर हमें स्थानीय मान ही नहीं पता होगा, हम दशमलव, अब मैंने आपको बोला आप इकाई दहाई के बाद दशमलव लगाओ, लेकिन आपको स्थानीय मान ही नहीं पता, 1 10 100 ही नहीं पता, आप कहाँ दशमलव लगाओगे, कैसे उसको करोगे, कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, कितने नंबर के बाद कितने जीरो लगाने हैं, तो वो हमें समझ की ज़रूरत है। दशमलव पर एल्गोरिथम को समझने के लिए अनुमान की भावना की आवश्यकता नहीं होती है। तो सेकंड गलत है, अनुमान हमें चाहिए और दशमलव हमें, मतलब फर्स्ट इसमें ठीक है। कक्षा में शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? शिक्षक द्वारा एक प्रश्न, समारंभ स्टार्ट करना, बच्चे से उत्तर, ये उसकी प्रतिक्रिया है, शिक्षक से फीडबैक, अनुवर्तन है। तो तीनों ही बिल्कुल ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चे के समग्र विकास में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को विकास के डैश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, विद्यालय क्षेत्रों और गैर विद्यालय क्षेत्रों दोनों में ही। व्यवधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में भारत सरकार स्वयं नामक वेब पोर्टल के माध्यम से व्यवधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा लोकार्पित कर रही है। हाँ, कर रही है। व्यवधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स सभी के लिए किसी भी जगह पर जहाँ तक सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुँच है निःशुल्क उपलब्ध है। सारे कोर्सेज फ्री हैं। ठीक है, बहुत सारे ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है मोस्टली सारे ही फ्री हैं, विदाउट एनी कॉस्ट। आपकी एंट्री फीस, एडमिशन फीस सब जीरो है, सब फ्री है। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तब होती है जब कोई बच्चा प्रश्न को समझने में सक्षम होता है
लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक संचालन या संचालन के क्रम की पहचान करने में असमर्थ होता है। तो यह रूपांतरण त्रुटि, मतलब जब रूपांतरण नहीं कर पाता है बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सह अभाज्य युग्म में केवल अभाज्य संख्या होती है, गलत है। सह अभाज्य युग्म क्या होते हैं? 16, 17, 18, 19, 21, 22, मतलब ये आपस में नहीं एक दूसरे से जो करते हैं वो सह अभाज्य युग्म होते हैं। तो इसमें खाली अभाज्य संख्याएं थोड़ी आ रही है। यदि युग्म में दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संयुक्त है तो वो सहभाज्य नहीं बना सकते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी गलत है। ना तो फर्स्ट ही सही है ना सेकंड सही है, दोनों ही गलत है। भाषा के विकास में खेल किस प्रकार सहायक हो सकता है? खेलते समय बच्चों को दूसरों के साथ ऐसे संवाद करना होता है जिसे समझा जा सके। हाँ। पजल और रिडल जैसे गेम बच्चों की शब्दावली बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं। नहीं, वो करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा योग शिक्षा का उद्देश्य है? मानसिक स्वास्थ्य का अभ्यास करना, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को एकीकृत करना, अपने और अपने परिवेश के उच्च स्तर की चेतना प्राप्त करना। तो तीनों ही हमारे योग शिक्षा का उद्देश्य है। डैश भाषा निर्माण और शब्दावली बढ़ाने और उच्चारण करने में सहायता मदद करता है। तो यह साहित्यिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो भाषा निर्माण करेंगे, ऑब्वियसली, है ना। भ्रमण से भी नहीं होगा। सौंदर्य और सांस्कृतिक विकास, अवकाश के समय की क्रियाकलाप, इन सबसे नहीं हो सकता है। ये साहित्यिक एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ही आती हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए क्रियाकलाप आधारित उपागम का उपयोग करते समय दिए गए चरणों का अभ्यास किया जाना चाहिए। इन चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और फिर सही संयोजन करें। ठीक है, इन सबको सही से लगाना है, फिर हमें करना है। तो सबसे पहले तो आएगा क्रियाकलाप की योजना बनाना, तो वो डी। फिर है उसका संचालन करना, सी। फिर है हमारी प्रक्रिया पर चिंतन करना, क्या गलती हुई, क्या नहीं हुआ, क्या अच्छे से हो सकता था। फिर है हम उसको दोहराएंगे, ठीक करेंगे, यानी डी ऑप्शन, DCAB। ठीक है। कथक, कथकली और कुचिपुड़ी किसके उदाहरण है? आपको पता है, नृत्य के हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक का प्रत्येक पाठ छात्रों के लिए अवसरों की श्रृंखला प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन अवसरों का सही उदाहरण है? पाठ के पात्रों को बच्चे के जीवन से जोड़ना, बच्चों को उनके व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही जरूरी हैं, है ना। समाज मिति डैश का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। समकक्ष समूह का आकलन या स्वयं आकलन। तो ये समकक्ष समूह का आकलन करने के लिए समाज मिति, ये एक इवैल्यूएशन टूल है, मूल्यांकन टूल है। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इस समाज मिति से क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। तो ये क्या है? ये समकक्ष समूह का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण टूल है। अवनद वध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? ढोल पंजाब में बजता है, बिल्कुल ठीक है। नाल बंगाल में नहीं बजता है, वो होता है ना शंख, वो जो बजाते हैं शादी वगैरह के टाइम पे, वो वहाँ पे हर पवित्र उसमें बजाया जाता है। ढाक बंगाल में बजता है, हुडका हिमाचल प्रदेश में बजता है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यानी फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का क्या महत्व है? ये बच्चों को अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति विकसित करने की अनुमति देता है। वह क्या है और वह कैसा महसूस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। यह आत्मविश्लेषण और आत्म अनुशासन के स्तर को बढ़ाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को समझने के लिए विद्यार्थियों को अधिगम के लिए विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है। पौधों के अध्ययन के लिए क्षेत्र भ्रमण करने से छात्र किस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे? आंतरिक विशेषताओं का अवलोकन, जो उसके प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे, मतलब किस चीज़ को नहीं कर पाएंगे बच्चे अगर हम भ्रमण करवा रहे हैं तो वो जो पत्ती के अंदर की विशेषता होती है, जैसे पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल क्या है, ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, लेकिन पत्तियों के प्रतिरूप का अवलोकन करेंगे। इसकी पत्ती ऐसी है, उसकी पत्ती ऐसी, कर सकते हैं। पौधों का वर्गीकरण कर सकते हैं, परिचित पौधों को नाम से पहचान सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, फर्स्ट नहीं कर पाएंगे। शहरों, कस्बों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दिखाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र बोला जाता है। ठीक है। डैश गति विचारों के नृत्य रूप में व्यवस्थित करता है। तो जो नृत्य ट्रेनर होता है वो हमें सिखाता है कि कैसे हमें नृत्य के रूप में दिखाना है। खेल और परेड किस प्रकार की पाठ्यक्रम गतिविधि के उदाहरण है? तो हमारी शारीरिक विकास को जोड़ देती है ये, ऑब्वियसली। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम में वर्तमान चिंतन और अभ्यास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय क्रिया पाठ्यक्रम योजना 2005 ने नागरिक शास्त्र के बजाय राजनीतिक विज्ञान शब्द का सुझाव दिया, बिल्कुल ठीक है। इसके पहले इसको सिविक्स ही बोला जाता था। 9th 10th 11th 12th में भी सिविक्स करते थे, लेकिन अब इसको चेंज करके पॉलिटिकल साइंस कर दिया गया है। वो हमारे NCF 2005 ने ही दिया था। ठीक है। वर्तमान पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों की धारणा को केवल शिक्षाप्रद से अधिक प्रस्तावित में बदलने का प्रयास करता है, बिल्कुल करता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
सामाजिक अध्ययन का अध्ययन आदर्शवादी उपागम से किया जाता है? नहीं, आदर्शवाद को फॉलो नहीं करते, हम मिक्स लेकर के चलते हैं। आदर्शवाद भी, प्रकृतिवाद भी, जो हमारा मतलब सारी जो हमारे उपागम थे उन सबको हम लेकर के चलते हैं। सामाजिक विज्ञान मानव मामलों के सैद्धांतिक पहलू से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल है, ठीक है। हमारे सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, तो सिर्फ केवल एक गलत है। भारत में 1990 के दशक के मध्य नागरिक शास्त्र की पुस्तकें डैश के दृष्टिकोण से लिखी जाती थी, पितृवत अवस्था तक, ठीक है। तो उसमें लिखी जाती थी। स्वतंत्रवादी अवस्था तो अब आनी शुरू हुई है, पहले पितृवत अवस्था तक ही लिखी जाती थी, ठीक है। रचनात्मक अभिव्यक्तियों को पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण और अधिगम का एक अभिन्न अंग बनाकर कक्षा अधिगम के अनुभव को समृद्ध किया जा सकता है। रचना अभिव्यक्तियाँ कई प्रकार की हो सकती है, जैसे चित्रकलाएं भी हो सकती है, कठपुतली भी हो सकती है, गीत और नृत्य भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के रूप में शुरू की गई पर्यावरण शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा उद्देश्य है? गुणवत्तापूर्ण वातावरण को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए आदतों, मूल्यों, अभिवृत्तियों और संवेगों को अंतर्निविष्ट करना, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा और जागरूकता विकसित करना। तो दोनों ही देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए, बहुत ज़्यादा। किसने उद्धृत किया कि कला का उद्देश्य चीज़ों को बाहरी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करना नहीं है, बल्कि उनके अंदर आंतरिक महत्व का प्रतिनिधित्व करना है? तो ये अरस्तु की स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, तो इसको याद रख। विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए, सक्षम बनने के लिए, विद्यालयों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, या फिर माता पिता की भागीदारी बढ़ाने के लिए? तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों आंसर ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिभावक शिक्षक संघ, जो अभिभावक पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है, तथा माता शिक्षक संघ द्वारा किए जाने वाले कार्य नहीं है? विद्यालयों की गतिविधि के संचालन में शिक्षकों की मदद करना, घर घर जाके सर्वे करना, या बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए शिक्षक की मदद करना, ये सब करना है, ठीक है। ये सब हेल्प करते हैं, जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाई जाती है, सब में ये हेल्प है। शिक्षक को उनके स्वयं के माता पिता की शैक्षिक प्रगति के बारे में फीडबैक प्रदान करना, ठीक है। तो ये काम नहीं है, क्योंकि देखो एक शिक्षक का काम है जो शिक्षकों के जो माता पिता के बच्चे हैं उनके बारे में शैक्षिक प्रगति के बारे में फीडबैक प्रदान करना है ना। इसमें माता पिता की जो शैक्षिक प्रगति है उससे बच्चों को क्या लेना देना, या फिर उससे टीचर्स को भी क्या लेना देना? तो डी ऑप्शन नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में ये सारे जो है वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन द्वारा ये सारे काम करे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की शिक्षण पद्धति में शिक्षक की भूमिका व्यापक होती है और छात्र की भूमिका केवल आज्ञाकारिता तक के सीमित होती है? तो ये देखो आदेश पद्धति होती है, जिसमें क्या होता है, मेन सेंटर पॉइंट जो होता है वो टीचर होता है और वो सारे इंस्ट्रक्शन देता है, जो फॉलो कौन करता है, बच्चे फॉलो करते हैं। तो ये आदेश पद्धति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य कार्य डैश का निर्माण करना है, सुसंगत परिचय का निर्माण, एक अच्छी आइडेंटिटी बनाना, अच्छी आइडेंटिटी का निर्माण करना, जो सारी चीज़ें हम एडल्ट से एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें करना, तो ये इसमें आता है, ठीक है। खेलकूद के लक्षण शारीरिक शिक्षा के किस परिणाम के अंतर्गत आते हैं? तो सामाजिक रूप से जो कुशल होता है उसके अंदर। लेकिन अगर आपने नोटिस करा होगा, इसमें इसका आंसर दे रखा है सामाजिक रूप से कुशल, और इसमें हमने लास्ट से लास्ट पहले जो क्वेश्चन आंसर एक सॉल्व करा था तो उसमें आया था खेल के लक्षण शारीरिक शिक्षा के किस परिणाम के अंतर्गत आते हैं, तो ये आया था शारीरिक रूप से स्वस्थ के अंदर। मतलब ऑप्शन ही इन्होंने अलग अलग दिए हुए हैं, उसमें भी और इसमें भी, मतलब सेम क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हैं, पर इसमें आंसर है सामाजिक रूप से कुशल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थापित रूढ़वादियों के खिलाफ हिंसक विद्रोह नई रूढ़िवादिता में गिरता है, सही बात है। बुद्धिमान विद्रोह स्वयं के विचार और भावना के बारे में जागरूकता के माध्यम से आत्मज्ञान के साथ आता है, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। डैश की जिम्मेदारियों से प्रभावी शिक्षा संभव है, विद्यालय, परिवार और समाज, तीनों से ही हमारी शिक्षा प्रभावित होती है, तो तीनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? सत्ता की इच्छा ही अपने आप में विनाशकारी है, बिल्कुल। अगर आप चाहोगे कि आप लीडर बनो, आपके हाथ में सारी पावर हो, तो यही सोच सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। जिस क्षण हम सत्ता को त्याग देते हैं और तभी सहयोग और स्नेह प्रकट होता है, हाँ, तब मैं की भावना, हमारी भावना, लीडरशिप, मतलब ये मैं मेरा चला जाता है, तभी हम ये कर सकते हैं। तो दोनों। डैश मुख्य रूप से विद्यालयों के कामकाज में सुधार के लिए स्थापित विद्यालय स्तर सामुदायिक संरचना है, ग्राम शिक्षक समिति भी और अभिभावक शिक्षक संघ भी, दोनों ही। डैश में वे संस्थागत तत्व शामिल हैं जो औपचारिक शिक्षा, उदाहरण के लिए प्राथमिक, प्रारंभिक आदि के लिए जिम्मेदार हैं। तो विद्यालय ही तो होते हैं जो औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं, वरना मित्र, परिवार और समुदाय द्वारा तो बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा मिलती है।
प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किसके उदाहरणों का उपयोग ये समझाने के लिए नहीं किया जा सकता है कि इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन पर कैसे पड़ता है। तो हम किराने की दुकान का भी कर सकते हैं, वन का भी, रेलवे स्टेशन का भी। तो इसका आंसर होगा ना ही वन, ना ही टू, ना ही सेकेंड, क्योंकि हम इन तीनों का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धीमे, औसत और तीव्र शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन के समान तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं, तो हम गलत है ना। हम पढ़ते हैं कि सतत, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंशन इवैल्यूएशन होना चाहिए। जो बच्चा जिस लेवल का है उसके हिसाब से होना चाहिए। स्व मूल्यांकन, समकक्ष मूल्यांकन और समूह मूल्यांकन को भी मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यस, ताकि जो बच्चा जैसे अच्छा है उसके हिसाब से उसका इवैल्यूएशन किया जा सके। तो सेकंड ऑप्शन केवल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधि भाषा सुधार से संबंधित है? तो इसमें क्या है? संक्षिप्त और सरल रिपोर्टों को तैयार करना। इससे हमारी भाषा संबंधी सुधार से संबंधी एक्टिविटी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्य शिक्षा से हाथ और मस्तिष्क में समन्वय का लाभ मिलता है। अधिगम की प्रक्रिया में कार्य शिक्षा अनिवार्य और महत्वपूर्ण कारक है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही है ना, दोनों ही इसके बेस्ट हैं कि दोनों से ही हमारी कार्य शिक्षा को लाभ मिलता है। किशोरी शक्ति योजना KSY 2000 में डैश आयु वर्ग की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए लोकार्पित की गई थी। 11 से 18 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की मुख्य कर्तव्य है? विद्यालय विकास योजना तैयार करना, विद्यालय के बाहर के बच्चों को विद्यालय लाना, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था और रखरखाव करना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही। पूर्वबंध परिचय वाले किशोरों का निम्नलिखित में से क्या अभिलक्षण सही है? तो इसमें है प्रतिबद्धताएं बनाएं तथा अपने माता पिता के और अन्य सामाजिक सत्ताधारी दृष्टिकोण को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय समुदाय के साथ विद्यालय समुदाय पारिवारिक भागीदारी योजना साझा करने के लिए मीडिया है? वेब पेज, प्रेस विज्ञप्ति, विद्यालय समाचार पत्र। तो देखिए तीनों ही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुद्रा का अर्थ सभी के लिए अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, तो गलत है। मुद्रा का अर्थ सभी के लिए अलग अलग होता है। सबसे अच्छी मुद्रा वह है जिसमें शरीर के खंड कम से कम तनाव और अधिकतम समर्थन की स्थिति में संतुलित हो। यस, तो सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अतीत में शोध का मानना था कि खुश लोगों के सफल होने की संभावना अधिक होती है। नई शोध से पता चलता है कि सफलता ही लोगों को खुश करती है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, मतलब दोनों ही सही नहीं है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है? ना ही वन, ना ही सेकंड। तो ये था एक पेपर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस, आंसर, ये सब चीज़ें समझ में आई हों। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं।